अभी तक हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की कुल 6 विशेषताओं को पढ़ा है। अब 7वीं विशेषता है प्रतिनिधि सत्तात्मक गणराज्य। अमेरिकी संविधान की एक अन्य विशेषता है प्रतिनिधित्वात्मक गणराज्य का स्वरूप, अर्थात प्रतिनिधित्वात्मक गणराज्य में जनता प्रतिनिधियों के द्वारा शासन करती है। देश के बड़े आकार के कारण वे प्रत्यक्ष रूप से शासन के कार्यों में भाग नहीं ले सकती। गणराज्य के अंतर्गत राज्य का अध्यक्ष वंशानुगत राजा नहीं बल्कि एक निर्वाचित राष्ट्रपति होता है। ये दोनों ही बातें विद्यमान है वहाँ जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है जो निश्चित अवधि तक शासन का संचालन करते हैं, और साथ ही राष्ट्रपति भी जनता के द्वारा ही निर्वाचित होता है। इस प्रणाली को हम अप्रत्यक्ष प्रणाली भी कहते हैं। संविधान में प्रत्येक राज्य को विदेशी आक्रमण, सुरक्षा और राज्य के उचित प्राधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर सहायता की गारंटी भी दी जाती है। इसी में संप्रभुता का उल्लेख भी किया गया है। अगली विशेषता है संघीय स्वरूप। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान सभी दृष्टिकोणों से संघात्मक है, अर्थात शुरू में अमेरिका में 13 राज्य थे जो कि आज 51 हैं और स्थायी रूप से संघ में सम्मिलित हैं। शासन के तीनों अंगों में न्यायपालिका सर्वोच्च है। व्यवस्थापिका के उच्च सदन सीनेट में संघ के सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। अगली विशेषता है न्यायिक सर्वोच्चता, अर्थात न्याय की सर्वोपरिता या न्याय की महत्वपूर्णता। अमेरिका के संविधान की एक प्रमुख विशेषता वहाँ की न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत है। मुनरो ने इसे संवैधानिक विवादों के अंतिम निर्णय के रूप में कहा है। न्यायिक सर्वोच्चता के कुछ प्रमुख कारण हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान की व्याख्या करने की महत्वपूर्ण शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय ही अंतिम होता है। दूसरा, न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका के संविधान की एक प्रमुख विशेषता है, जिसके द्वारा वह विधानमंडल के द्वारा निर्मित किसी भी ऐसे कानून को जो संविधान के विरुद्ध है उसे अवैध घोषित कर सकता है और उसे देश में लागू होने से रोका जा सकता है। इस प्रकार कोई भी कानून कांग्रेस ऐसा नहीं बना सकती जो संविधान के अनुकूल नहीं है। अगर वह ऐसा करती है तो न्यायपालिका उसको अवैध करार दे सकती है। भारत ने भी न्यायिक पुनरावलोकन का यह सिद्धांत अमेरिका से ही लिया है। अगली विशेषता है मौलिक अधिकारों का समावेश। अमेरिकी संविधान भारतीय संविधान की भांति ही जनता को उसके मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। शांतिपूर्ण एकत्र होने तथा कष्टों के निवारण के लिए सरकार को याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार स्वीकार किया गया है। कोई सरकार बिल ऑफ अटेंडर को पास नहीं कर सकती जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए फांसी दी जा सके। युद्ध और विद्रोह के समय के अतिरिक्त सभी बंदी प्रत्यक्षीकरण का उल्लंघन नहीं कर सकते। प्रत्येक अभियुक्त ये मांग कर सकता है कि उसके निष्पक्ष जूरी के द्वारा ही न्यायालय में मुकदमा चलाया जाए। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक जमानत की मांग नहीं की जा सकती और न ही कानूनी कार्रवाई के बिना किसी व्यक्ति का जीवन, उसकी स्वतंत्रता और उसको संपत्ति से वंचित किया जा सकता है। संविधान के एक और संशोधन में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को समाविष्ट करने का अर्थ ये नहीं है कि जनता ने शेष अधिकारों का परित्याग कर दिया है। अगली विशेषता है शक्ति पृथक्करण तथा नियंत्रण एवं संतुलन की प्रणाली। अमेरिकी संविधान की एक प्रमुख विशेषता शक्ति का पृथक्करण है और उसके नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली है, अर्थात सभी शक्तियाँ तीनों न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका में बांट दी गई हैं, लेकिन वो तीनों ही एक दूसरे पर अपना नियंत्रण भी रखती हैं और इस प्रकार एक नियंत्रण और संतुलन सरकार में बना रहता है।
कांग्रेस विधि निर्माण करती है, राष्ट्रपति विधि लागू करता है, सर्वोच्च न्यायालय उन विधियों की संवैधानिकता का अवलोकन करता है। कोई भी विभाग एक दूसरे के विभाग में हस्तक्षेप नहीं कर सकता और न ही अपने कार्यों को एक दूसरे के साथ हस्तांतरित कर सकता है। एक विभाग अपनी शक्ति को दूसरे विभाग को प्रत्यायोजित अथवा हस्तांतरित नहीं कर सकता। नियंत्रण और संतुलन प्रणाली के अंतर्गत यद्यपि अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने शासन के तीनों विभागों को अलग कर दिया है, फिर भी उन्हें यह विदित है कि मध्य परस्पर संबंध और संपर्क स्थापित करना सफल संचालन के लिए आवश्यक है। इसके अनुसार शासन के तीनों अंगों की शक्तियों के लिए एक ऐसा प्रबंध कर दिया गया है कि वे एक दूसरे पर नियंत्रण भी रखते हैं और शक्ति का संतुलन भी बना रहे। यदि कोई विभाग अपने उत्तरदायित्व को भुला देता है तो दूसरा विभाग उसे सचेत कर कार्य करने के लिए विवश कर सकता है। हम नियंत्रण और संतुलन को इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति संसार का सबसे अधिक शक्तिशाली अध्यक्ष कहा जा सकता है, किंतु वह निरंकुश भी हो सकता है। इसलिए उसकी निरंकुशता पर नियंत्रण रखने के लिए कांग्रेस को कुछ अधिकार दिए गए हैं। जैसे कांग्रेस प्रतिवर्ष देश का बजट स्वीकार करती है और राष्ट्रपति का एक कर्तव्य है कि वह उस स्वीकृत बजट के अनुसार राष्ट्र के धन का उपयोग करे। राष्ट्रपति सर्वोच्च सेनाध्यक्ष होने के कारण कभी भी देश को युद्ध में झोंक सकता है, किंतु संविधान में ये व्यवस्था है कि राष्ट्रपति द्वारा की गई युद्ध की घोषणा की पुष्टि कांग्रेस के द्वारा होनी आवश्यक है। अंत में कांग्रेस को यह अधिकार भी है कि वह शक्तियों का दुरुपयोग करने वाले राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटा दे।